दृष्टि आईएएस 70 बीपीएससी पीटी 2024 टेस्ट सीरीज को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग दृष्टि आईएएस का 70 बीपीएससी प्री 2024 के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको टेस्ट सीरीज नंबर 1 कवर करा दिया था। जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, इसका लिंक आपको आज के सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज जो हम दृष्टि आईएएस का 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए टेस्ट सीरीज 2 कवर करेंगे, वो बिहार स्पेशल का होगा। और बिहार स्पेशल के इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। एक बार फ्रेंड्स सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। और देखिए, जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 70 बीपीएससी 2024 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग दृष्टि आईएएस का 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने टेस्ट सीरीज नंबर 1 कवर कर लिया था। जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, दृष्टि आईएएस 70 बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं फ्रेंड्स, ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए कि स्वर्ण भूमि के निम्नलिखित शासकों में से किसने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और पाल राजा देवपाल से इसके रखरखाव हेतु 5 गांव देने का अनुरोध किया। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और फ्रेंड्स, ईमानदारी पूर्वक सेशन के एंड में पूरा टेस्ट लगाने के बाद आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा। स्वर्ण भूमि के निम्नलिखित शासकों में से किसने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और पाल राजा देवपाल से इसके रखरखाव हेतु 5 गांव देने का अनुरोध किया। देखिए, स्वर्णद्वीप के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की थी और उन्होंने पाल राजा देवपाल से अपने राजदूत के माध्यम से उस मठ के रखरखाव हेतु 5 गांव देने का अनुरोध किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, बात यहाँ पर पाल वंश की आई हुई है, तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, गोपाल। ठीक है ना, राइट आंसर इसका क्या होगा? पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल होगा। अच्छा, धर्मपाल का नाम आपने सुना है, आपने पढ़ा भी है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं था? देखिए, नहीं पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार क्षेत्र में बात करें तो 3 महाजनपद थे। कौन कौन से? तो एक अंग था, एक मगध था और वज्जी गणराज्य था। अवंती नहीं था। ठीक है ना, अवंती राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मगध जो था ये सभी महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? तो गिरिब्रज या राजगृह थी। क्लियर ना, याद रखिएगा। उसके बाद अंग की बात करते हैं तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो चंपा थी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और वज्जी गणराज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो फ्रेंड्स ये वैशाली थी। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैदिक काल में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वैदिक काल में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए कीकट का और व्रात शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, वैदिक काल में बिहार का सबसे पहला उल्लेख अथर्ववेद और पंचविंश ब्राह्मण में मिलता है। अथर्ववेद और पंचविंश ब्राह्मण में मिलता है, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। दोनों ग्रंथों में मगध में रहने वाले लोगों के लिए व्रात शब्द का प्रयोग किया गया है। व्रात शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि बिमस्टेक के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कौन सा सही है, आपको बताने हैं। चलिए बताइए बिमस्टेक के बारे में। यहाँ मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी में BIMSTEC। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
क्लियर। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड थे उस समय। फिर बाद में म्यांमार इसमें शामिल हुआ और फाइनली 2004 में नेपाल और भूटान इसमें शामिल हुए और इसका नाम बिमस्टेक रख दिया गया। क्लियर। अब बात करते हैं कि इसकी वैश्विक आबादी में लगभग 22% हिस्सेदारी है। बिल्कुल आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 3.6 ट्रिलियन डॉलर है। बिल्कुल करेक्ट है। और प्रति वर्ष जो है विश्व स्तर पर होने वाले वस्तुओं के व्यापार में 1/4 वस्तुएं बंगाल की खाड़ी से होकर के गुजरती हैं। ये भी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। तो तीनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए बिहार के निम्नलिखित में से राज्य के किस जिले में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है? बताइए। तो बिहार ने बांका जिले में अपना सबसे बड़ा 50 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करके नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रमुख शुरुआत की है। ठीक है ना, याद रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर बांका हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि ऑपरेशन मेघदूत जिसने अप्रैल 2024 में अपने 40 वर्ष पूर्ण किए किससे संबंधित है? ऑपरेशन मेघदूत। देखिए हाल ही में ऑपरेशन मेघदूत ने अपने 40 वर्ष पूरा किया है। ठीक है ना। और देखिए जिसने उत्तरी लद्दाख क्षेत्र में शीर्ष सैन्य क्षेत्रों को सुरक्षित करने हेतु सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना की उपलब्धियों का पुनः स्मरण कराया है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर में संघर्ष करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, और ऑपरेशन मेघदूत को 1984 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। क्लियर, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित रंगमंच कलाकार प्रसाद रत्नेश्वर को रंगमंच अभिनय में उनके असाधारण योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, और आपको बता दूं कि 70 बीपीएससी 2024 के लिए जो घटना चक्र का नया वाला बुक है उसको मैंने कंप्लीट कवर करा दिया है। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है देख लीजिए, कम समय बचा हुआ है, रिवीजन आपका हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा इसमें से सही है ये आपको बताना है। चलिए एक एक करके बताइए। देखिए विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना मार्केस समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ था। ठीक है, बिल्कुल 1995 में 1995 में गैट के स्थान पर इसका स्थापना हुआ था। ठीक है ना, गैट की जगह विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। दोनों सही है। क्लियर ना, इसको आप याद रखिएगा। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ठीक है ना, और वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है नगोजी अंकोजो इवेला। ठीक है ना, नगोजी अंकोजो इवेला, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी 1 और 2 दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे सिनेमा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए तृतीय लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये सम्मानित किया गया अमिताभ बच्चन जी को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ल्यूपेक्स LUPEX मिशन भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच की एक पहल है? बताइए। देखिए ल्यूपेक्स जो है ना, यह भारत और जापान के बीच की एक पहल है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य चंद्रमा के अस्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्र, ठीक है ना, जिसे उसका अंधकारमय क्षेत्र कहा जाता है, उसका अन्वेषण करना है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ल्यूपेक्स मिशन के तहत जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसका नाम है जाक्सा, और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो है, आपको पता है। ठीक है ना, तो जाक्सा के द्वारा जो चंद्रमा का रोवर है उसका विकास किया जाएगा और भारत के इसरो के द्वारा रोवर को ले जाने वाले लैंडर को बनाया जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को लॉन्च करने का श्रेय किस अंतरिक्ष स्टार्टअप को जाता है? तो फ्रेंड्स यह है आपका अग्निकुल। ठीक है ना, अग्निकुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अग्निकुल। क्लियर। अग्निकुल कॉस्मस ने अग्निबाण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, जो पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन द्वारा संचालित विश्व का पहला रॉकेट है। क्लियर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे अधिक धन प्रेषण किस देश को प्राप्त हुआ है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये इंडिया को हुआ है, भारत को हुआ है।
ठीक है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 में वैश्विक प्रवासन प्रवृत्तियों में महत्वपूर्ण बदलाव पर प्रकाश डाला गया है। और देखिए 2022 में $111 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त करने के साथ भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला थी? जैन धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? तो दद्दी वाहन की पुत्री चंदना, ये महावीर के कैवल्य प्राप्ति के कुछ समय बाद जैन धर्म अपनाने वाली पहली महिला बनी। तो राइट आंसर यहाँ पर चंदना हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजात शत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने के साक्ष्य मिलते हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो फ्रेंड्स भरहुत स्तूप में, ठीक है ना, भरहुत स्तूप में अजात शत्रु द्वारा महात्मा बुद्ध की पूजा करने के प्रमाण मिलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी भरहुत स्तूप हो जाएगा। अच्छा, बात अजात शत्रु की आई है तो अजात शत्रु जो था ये बिंबिसार का पुत्र था और बिंबिसार का उत्तराधिकारी भी था, ठीक है ना। हर्यंक वंश का ये शासक था और बचपन का नाम इसका कुणिक था। इसका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम इसका कुणिक था, याद रखिएगा। और अजात शत्रु के समय ही आपको याद होगा कि राजगृह में पहली बौद्ध संगति आयोजित किया गया था। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कर राजस्व का उल्लेख है? बताइए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए राइट आंसर जो होगा यह आपका रोमिनदेई स्तंभ अभिलेख, ठीक है ना। नेपाल के लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख को कहा जाता है रोमिनदेई स्तंभ अभिलेख, ठीक है ना। ऑप्शन में यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी में जो है कर राजस्व का उल्लेख है और इस शिलालेख में उल्लेख है कि उसने अपने शासन के 20वें वर्ष के बाद अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान का दौरा किया था, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। हरेंद्र सिंह, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हरेंद्र सिंह ये सारण जिले के हैं, बिहार के। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और नववर्ष दिया गया है उसका सही सुमेलित नहीं है? बताइए। राज्य और नववर्ष, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में यहाँ पर महाविश्व क्रांति ये आपका करेक्ट दिया गया है। तमिलनाडु में पुथुंडू, ठीक है ना, पुथुंडू। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश में विशु, ये आपका गलत है। विशु जो है ये केरल में होगा, तो ऑप्शन सी आपका जो है सही नहीं दिया गया है, ठीक है ना। असम में रोंगाली बिहू ये आपका सही दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे और यहाँ पर जो महाविश्व संक्रांति है इसको पोइला बैसाख भी कहा जाता है, जो कि बंगाल में। क्लियर। चलिए देखिए इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड्स में बिहार के निम्नलिखित हिल्स में से किसे बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? आप देख सकते हैं कि बिहार के करंट के भी प्रश्न हैं, साथ ही साथ बिहार के हिस्ट्री के भी प्रश्न हैं, तो सब कुछ आपको मिलेगा। चलिए तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कैमूर हिल्स, ठीक है ना। कैमूर हिल्स याद रखिएगा, कैमूर हिल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के रोहतास में कैमूर हिल्स को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 मिला है। क्लियर। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि देखिए मिलान कर रहे हैं यहाँ पर और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चयन करना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर निष्क आपका सोने का सिक्का हो जाएगा, ठीक है ना, सोने का सिक्का। उसके बाद कासार्पण जो है ये आपका चांदी का सिक्का होगा और मासक जो है ये आपका तांबे का सिक्का, ठीक है। तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। क्लियर। ऑप्शन सी दिया गया है इसमें सही। चलिए देखिए निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सीलोन के राजा मेघवर्मन को बोधगया में मठ बनाने की अनुमति दी थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये था आपका समुद्रगुप्त, ठीक है ना। समुद्रगुप्त आपको याद होगा, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता? उनकी सैन्य विजयों के कारण डॉक्टर V.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था, ठीक है। समुद्रगुप्त ने सीलोन के राजा मेघवर्मन को सीलोन के तीर्थयात्रियों के लिए बोधगया में एक मठ बनाने की अनुमति दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। हरिसेन जिनके द्वारा लिखित इलाहाबाद जो स्तंभ शिलालेख है उसमें समुद्रगुप्त के विजयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर मौखरी वंश का नियंत्रण था? मौखरी वंश का नियंत्रण था। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? देखिए गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद बिहार में मौखरी एवं
परवर्ती गुप्त जैसे कई स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था और मौखरी राजवंश के द्वारा गया क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए गया राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, गया। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। और यहाँ से आपको सही कथन चुनना है। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। देखिए इसका स्थापना रोम संविधि द्वारा नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोपी व्यक्तियों की जांच करने एवं मुकदमा चलाने के लिए किया गया था। बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट आपका दिया गया। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। यह आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना, ये आपका गलत दिया गया है। बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर है, नीदरलैंड के हेग में है, ठीक है ना। तो ये आपका गलत दिया गया है, तो केवल एक सही हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में खबरों में रहा हर्मिस 900 क्या है। हर्मिस 900 बताइए। हर्मिस जो है ना एक क्या है, ड्रोन है। क्या है, एक ड्रोन है। इसको आप याद रखिएगा। भारतीय सेना में शामिल हुआ एक निगरानी ड्रोन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना में शामिल हुआ एक निगरानी ड्रोन है, ठीक है ना। और इसको ध्यान रखिएगा कि इस ड्रोन का निर्माण इजराइल की कंपनी है एल्बिट। इजराइल की कंपनी है एल्बिट, इसी ने किया है, ठीक है ना, एल्बिट ने किया है। इजराइल की कंपनी एल्बिट ने किया है और इसे अडानी डिफेंस के द्वारा स्वदेशी बनाया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने शहरी आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस में भाग लिया है। तर्कस में, ठीक है ना, राइट आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए शहरी आतंकवाद विरोधी परिदृश्यों में समन्वित संचालन पर केंद्रित भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास है तर्कस, कोलकाता में संपन्न हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, तो फ्रेंड्स यह जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, ठीक है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय हस्तशिल्प के संबंध में गुजरात में पटोला क्या है। गुजरात में पटोला क्या है, तो पटोला जो है एक तरह की बुनी हुई साड़ी है, ठीक है ना, जिसे आमतौर पर भारत के गुजरात के पाटन में रेशम से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए साड़ी का एक प्रकार है, याद रखिएगा पटोला क्या है, तो साड़ी का एक प्रकार है। चलिए देखिएगा कि जैन तीर्थंकर महावीर ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। बताइए प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो इन्होंने दिया था प्रथम उपदेश कहाँ पर, विपुलाचल पर्वत पर। कहाँ पर दिया था, विपुलाचल पर्वत पर दिया था, याद रखिएगा। कहाँ पर दिया था, विपुलाचल पर्वत पर दिया था, याद रखिएगा, ठीक है ना, विपुलाचल पर्वत पर दिया था। चलिए राजगीर के विपुलाचल पर्वत पर। चलिए उसके बाद देखिएगा, अच्छा बताइए कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। कमेंट करके आप लोग बताइए। देखिए बिहार के मैदानों में अधिकांश नदियाँ किस जल अपवाह प्रतिरूप का अनुसरण करती है। बताएंगे। बिहार के मैदान का अपवाह प्रतिरूप जो है वृक्षाकार एवं जालीदार है, क्योंकि यह क्षेत्र अपेक्षाकृत समतल है और यहाँ लगातार वर्षा होती रहती है, ठीक है। और इस क्षेत्र की नदियाँ आमतौर पर छोटी एवं उथली होती है, जो ऊंचे स्थल से नीचे स्थल की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर देखिए वृक्षाकार दिया गया है, ठीक है। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप यह सबसे सामान्य रूप है और पेड़ की जड़ों की शाखाओं जैसा पैटर्न दिखता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। मसान जो है ये बिहार की निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। मसान जो है ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। किसकी है, बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, याद रखिएगा, क्लियर। अच्छा एक बलान है, ठीक है, तिलावे है, त्यूर है, ये सब भी इसी की सहायक नदी हैं। धनौती भी है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा निम्नलिखित में से किस नदी के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा कोसी, ठीक है ना, बिहार का शोक जिसको कहा जाता है, याद रखिएगा। कोसी बेसिन में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा शामिल है, ठीक है। नेपाल में इस नदी को सप्तकोशी कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उत्तर दिशा से गंगा में मिलने वाली निम्नलिखित नदियों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है ना। इसको आप बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 4 3 2 1 4 3 2 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा नहीं साझा करता है, सीमा साझा नहीं करता है। बिहार के टोटल कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ये 7 जिले हैं। याद रखिएगा कौन कौन से जिले हैं, याद रखिएगा। इसमें से पूछा गया है कि आपका क्या प्रश्न पूछा गया, कौन सा सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, कौन सा सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पश्चिम चंपारण, सारण, कैमूर, गोपालगंज, सिवान, भोजपुर, ठीक है ना, और बक्सर। यहाँ पर देखिए रोहतास राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिहार के मैदानों में पाए जाने वाले चौर क्या हैं, चौर क्या है बताइए, चौर क्या है। तो चौर जो होता है ना, यह आपका है तटबंध लेवी निक्षेप। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए चौर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाल शासक धर्मपाल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो गोपाल था, पहले ही प्रश्न में मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर धर्मपाल के बारे में पूछा गया है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, बिल्कुल मैंने बताया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि वह पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज, परमेश्वरम, परम भट्टारक जैसी शाही उपाधियाँ जो है आपका धारण किया था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा प्रश्न में क्या पूछा गया है, यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा यहाँ पर आपका सही है। तो यहाँ पर आपका सही जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शासकों में से कौन सेन वंश का संस्थापक था। सेन वंश का संस्थापक, तो ये आपका सुमंत सेन। ठीक है ना, सुमंत या आपने सामंत सेन भी पढ़ा होगा, सुमंत सेन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट है। और आपको याद होगा कि इस वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था और उसके शासन काल में आंतरिक विद्रोह के कारण सेन वंश कमजोर हो गया था और बख्तियार खिलजी के आक्रमण के कारण इसको काफ़ी क्षति हुई थी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद बिहार की राजनीति पर धीरे धीरे तुर्कों का प्रभाव स्थापित हो गया था। अगला प्रश्न हमारा कि मिथिला के कर्नाट वंश के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। अच्छा, कर्नाट वंश के बारे में पूछा गया है। तो कर्नाट वंश की स्थापना नान्य देव ने किया था। ठीक है ना, हरिसिंह देव कर्नाट वंश के संस्थापक था, गलत है। नरसिंह देव नहीं थे, नान्य देव थे। ठीक है, तो ये आपका सही नहीं दिया गया, नान्य देव, यहाँ मैं लिख देता हूँ नान्य देव। ठीक है, नान्य यह है ये नान्य देव। और दीप्ति विद्वान धर्मस्वामी ने राम सिंह के शासनकाल के दौरान मिथिला क्षेत्र का दौरा किया था, तो ये आपका सही दिया गया है। हरिसिंह देव कर्नाटक वंश के अंतिम शासक थे, बिल्कुल ये भी सही दिया गया। स्थापना नान्य देव ने किया था, अंतिम शासक हरिसिंह देव थे। ठीक है ना, राजधानी इसकी सिमरावगढ़ थी। और ये जो कर्नाटक वंश है इसके शासनकाल को मिथिला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो सही दिया गया 2 और 3, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार सबसे सामान्य है। तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो मुख्य रूप से तापमान और वर्षा पर आधारित होते हैं, बिहार का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु प्रकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि बिहार में वर्ष का कौन सा महीना सबसे गर्म होता है। सबसे गर्म जो होता है ये मई का महीना होता है। ठीक है ना, मई का महीना सबसे गर्म होता है जेन्युइनली। निम्नलिखित में से किस मौसम में बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो सबसे अधिक वर्षा आपका होता है किस मौसम में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम। ठीक है ना, इसको आप याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। राज्याभिषेक पटना में हुआ था, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका था फर्रुखसियर। ठीक है ना, जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। फर्रुखसियर ने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही चार्टर यानी कि शाही फरमान जारी किया था। और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। और फर्रुखसियर था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राजा मानसिंह के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसने बिहार प्रांत की राजधानी के रूप में कार्य किया था। तो फ्रेंड्स ये आपका रोहतास है। ठीक है ना, रोहतास याद रखिएगा। मानसिंह को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था 1587 में, 1587 में। ठीक है ना, 1587 में। और उनके कार्यकाल के दौरान रोहतास बिहार प्रांत की राजधानी थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र 1940 में बिहार में हुए कृषि और किसान आंदोलनों का मुखपत्र था? बताइए। तो फ्रेंड्स ये कौन था? तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? हुंकार हो जाएगा। ठीक है ना, क्या था? हुंकार, हुंकार था। ठीक है ना, हुंकार एक हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रकाशित किया था। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और ये कृषि और किसान आंदोलन का मुखपत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बांकीपुर 1912 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष थे? तो 1912 में बांकीपुर में जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बिहार में, और आर एन माधोलकर थे। आर एन माधोलकर बना लीजिएगा। ठीक है ना, आर एन माधोलकर। क्लियर। चलिए, और दूसरा 1922 में गया में हुआ था, चित्तरंजन दास ने किया था। 1940 में रामगढ़ झारखंड में हुआ था, अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर था? तो पटना का कमिश्नर कौन था? बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है कौन सा? विलियम टेलर। ठीक है ना, विलियम टेलर राइट आंसर हो जाएगा, विलियम टेलर। और पटना में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व पीर अली खां के नेतृत्व में हुआ था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, उसके बाद देखिए बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स किशनगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार को मुख्यतः कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? बिहार का बताइए कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए 4 है। ठीक है ना, 4 कौन सा है? तो एक आपका जोन 1 है उत्तरी जलोढ़ मैदान, जोन 2 है उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान, जोन 3A है, जोन 3A। ठीक है ना, और एक चौथा आपका जोन 3B है। तो 3A में आपका दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान और 3B में दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, याद रखेंगे आप। चलिए देखिए, मिट्टी की विशेषताओं, वर्षा, तापमान और भूभाग के आधार पर बिहार को 4 मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। जोन 1 जिसमें आपका उत्तरी जलोढ़ मैदान है, जोन 2 में उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान है, जोन 3 में दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान है, और जोन 3B में 3A और 3B मैंने बताया था। ठीक है ना, इसमें दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान है। दक्षिण बिहार के मैदानों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दक्षिण बिहार में बताइए राइट आंसर क्या होगा? अच्छा, बिहार के उत्तरी मैदान में मिट्टी के 3 मुख्य प्रकार हैं। एक आपका पिडमंट स्वैम्प मिट्टी है जिसको कि पिडमंट दलदली मृदा कहा जाता है, जो पश्चिम चंपारण जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। उसके बाद तराई मिट्टी है, तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ जो लगे जिले हैं उनमें पाई जाती है। और एक है गंगा का जलोढ़ मिट्टी। ठीक है ना, और दक्षिण बिहार की मिट्टी प्राचीन आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बनी है, और इसमें चूना और कंकड़ का स्तर कम है। दक्षिण मैदान की प्राथमिक मिट्टी के प्रकारों में केरल केवाल मृदा, ठीक है ना, ताल मृदा, बलथर मिट्टी और लाल बलुई मिट्टी शामिल है। तो यहाँ पर देखिए करैल केवाल मृदा, ठीक है ना, करैल केवाल मृदा। उसके बाद बात करते हैं बलथर मिट्टी, ताल मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। ठीक है ना, चलिए उसके बाद और यहाँ पर देखिए तराई और पिडमंट दलदली मिट्टी, ये उत्तर बिहार की है। देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ये कैमूर में है। सर्वाधिक वन क्षेत्र कैमूर में है। ठीक है ना। अच्छा, बिहार में वन क्षेत्र का टोटल उसके भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 7.84%। ये भी याद रखिएगा। बिहार का जो है आपका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये सब आप याद रखेंगे। क्लियर ना। चलिए, सबसे ज़्यादा कैमूर में है और सबसे कम शेखपुरा में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के दक्षिण भाग में स्थित है? दक्षिण भाग में, तो दक्षिण भाग में इसमें से आपका कैमूर हो जाएगा। ठीक है ना, कैमूर है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य याद रखिएगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिएगा गोगाबिल कहाँ पर है? कटिहार में है ना। कांवर झील बेगूसराय में। कुशेश्वर स्थान कहाँ पर है? आप कमेंट करके बताइए तो। कुशेश्वर स्थान। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष था? होम रूल लीग का अध्यक्ष, तो देखिए फ्रेंड्स एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था होम रूल आंदोलन, और इसका प्रभाव बिहार में भी पड़ा था। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर में आयोजित एक बैठक में बिहार में होम रूल लीग की शुरू करने का निर्णय लिया गया था, और मजहरुल हक थे, ठीक है ना, उनको बिहार में होम रूल का अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ पर देखिए मजहरुल हक दिया गया है। चलिए, बिहार के किस दशक में नकारात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर परिलक्षित हुई?
सिंपल सा क्वेश्चन है, 1911 से 1921, ठीक है ना, याद रखिएगा। दशकीय जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही थी, नकारात्मक रही थी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जनगणना 2011 के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पूछा गया है कि बिहार में महिला साक्षरता दर भारत में औसत महिला साक्षरता दर से कम है। बताइए ध्यान से। देखिए बिहार की कुल अगर हम साक्षरता दर की बात करते हैं तो 61.8% है कुल साक्षरता दर, और इसमें पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं तो पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। महिला साक्षरता दर कितना है, तो 51.5% है। इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और भारत की औसत साक्षरता दर से यह आपका कम है, तो कौन सा सही दिया गया, तो ऑप्शन एक तो ये आपका सही हो गया, सॉरी क्या पूछा, हाँ सही हो गया। बिहार में समग्र साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बताइए, नहीं उससे भी कम है, क्योंकि 61.8 ही है, तो अधिक नहीं, एक कम है, ठीक है ना। तो केवल एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के शहरी क्षेत्रों में औसत लिंगानुपात कितना है। जनगणना जो है बिहार का, इस पर एक अलग वीडियो लेकर के आऊँगा, सारा प्रश्न आपका कवर हो जाएगा, निश्चिंत रहिए आप। तो शहरी क्षेत्रों में औसत लिंगानुपात कितना है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए शहरी क्षेत्रों में औसत लिंगानुपात, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 895 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 895 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा ओवरऑल लिंगानुपात की बात करते हैं तो 918 है बिहार का, याद रखिएगा। शहरी क्षेत्र में 895, और वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र में पूछ लेता तो ग्रामीण क्षेत्र में कितना होता, ग्रामीण क्षेत्र में 921 होता, ग्रामीण क्षेत्र में 921, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1000 से अधिक महिलाएं हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका कौन सा जिला है, तो ये आपका जिला जो है याद रखिएगा गोपालगंज है। कौन सा जिला है, ये जिला आपका गोपालगंज है, जहां पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, और लिंगानुपात वहां पर कितना 1021 है, ठीक है ना, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। क्लियर। अच्छा सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है, मात्र 876 है मुंगेर का, ये भी आप ध्यान रखिए। तो गोपालगंज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। अच्छा ओवरऑल साक्षरता दर रोहतास आगे है, पुरुष साक्षरता दर में भी रोहतास आगे है, और महिला साक्षरता दर में भी आपका रोहतास ही आगे है, तीनों में याद रखिएगा। तो यहाँ पर रोहतास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, रोहतास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा अब बात करते हैं, तीनों में तो ये आगे हो गया रोहतास। अच्छा ध्यान दीजिए, सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया का है, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर ये भी पूर्णिया का है, और सबसे कम महिला साक्षरता दर सहरसा का है। चलिए देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों को साक्षरता दर के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा रोहतास है, यानी कि आप देख सकते हैं ऑप्शन 4 जो है, मतलब 4 3 जगह दिया है, ये तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो भोजपुर है, ठीक है ना। भोजपुर के बाद बात करते हैं, नहीं सर्वाधिक साक्षरता रोहतास में है, उसके बाद पटना में है, ठीक है ना। तो रोहतास पटना 4-3, ठीक है ना, रोहतास पटना, फिर आपका भोजपुर है, ठीक है ना, फिर आपका भोजपुर है। तो यहाँ पर भोजपुर नहीं दिया गया, भोजपुर के बाद मुंगेर है, बिल्कुल मुंगेर दिया गया है, और उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा सारण, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जो टॉप 5 है ना साक्षरता दर में, मैं बताता हूँ, रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर, औरंगाबाद, ये टॉप 5 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला है। सबसे ज़्यादा पटना का है, सबसे कम शेखपुरा का है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, बताइए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गया में, ठीक है ना, गया में है, ठीक है। कहाँ पर है फ्रेंड्स, गया में है, ठीक है, गया में अनुसूचित जाति का प्रतिशत, ठीक है ना, गया में। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला पश्चिम चंपारण होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है।
सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर का है और सबसे कम कैमूर का है, सबसे ज़्यादा शिवहर का है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फिर से जनगणना वाला है। 2011 के जनगणना के आंकड़े के आधार पर बिहार के किस जिले में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है? बाल लिंगानुपात पूछा गया है। चलिए बाल लिंगानुपात बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है, न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर का है, ये मैंने बता दिया था। बाल लिंगानुपात आपका कितना है? शिशु लिंगानुपात अगर पूछेगा तो शिशु लिंगानुपात 935 है, ठीक है ना। शिशु लिंगानुपात कितना है? 935 है, याद रख लीजिएगा। और सर्वाधिक बाल लिंगानुपात किशनगंज का है, ठीक है ना, तो यहाँ पर किशनगंज हो जाएगा। और न्यूनतम पूछेगा तो वैशाली का। चलिए जनगणना 2011 के आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा सही है? बिहार में सबसे अधिक शहरी आबादी पटना में है, बताइए। सबसे ज़्यादा शहरी आबादी, बिल्कुल बिहार में शहरी आबादी का प्रतिशत पटना में सबसे अधिक है, ये भी आपका सही है। तो आपका 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह सबसे बड़ा है? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये संथाल हो जाएगा, ठीक है ना, संथाल हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण है? कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है ग्रामीण है, बताइए। तो ये आपका 88.7% होगा, ठीक है ना। तो जो कि आपका 88.71% यहाँ पर दिया गया है। वहीं अगर पूछता कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत यहाँ पर शहरी है, नगरीय है, तो ये आपका 11.3% होता। 11.3%, कहीं कहीं आपको 11.29% भी मिलेगा। 11.3% आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है और सबसे छोटा जिला शिवहर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2001 से 11 के दौरान बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक कहाँ का है? तो सबसे अधिक आपका मधेपुरा हो जाएगा, ठीक है ना, सबसे अधिक मधेपुरा का है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा सही दिया गया है? कौन सा इसमें से आपका सही दिया गया है? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 13वां सबसे बड़ा और तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है ना। बिहार का सीमा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल और छत्तीसगढ़ से तो बिल्कुल नहीं लगता है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ दे रखा है, तो ऑलरेडी ये गलत हो गया, ठीक है ना। तो केवल एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं पूछा गया है? बताइए, सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है इसमें से। तो देखिएगा यहाँ पर अब्रक नवादा, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये भी आपका सही है, चूना पत्थर कैमूर से। सोना जो होगा ये रोहतास नहीं होगा, ठीक है ना। सोना आपको पता है जमुई में पाया जाता है, ठीक है, रोहतास में चूना पत्थर पाया जाता है, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा 68 नंबर है कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है किस जिला में है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको पता है ये आपका पश्चिम चंपारण में है। कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में है, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के सहयोग से जल और भूमि प्रबंधन संस्थान पटना की स्थापना किस वर्ष किया गया था? अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स ये आपका किया गया था कब? तो याद रखिएगा 1983 में किया गया था, 1983 में किया गया था। और इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के सबसे सुंदर झरनों में से एक है करकटगढ़ जलप्रपात, किस वन्यजीव अभयारण्य में है? तो करकटगढ़ ये कहाँ पर? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में, ठीक है ना। तो कैमूर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। अच्छा, कैमूर में एक तेलहर कुंड जलप्रपात भी है, तेलहर कुंड, ठीक है ना, तेलहर कुंड जलप्रपात, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ लिख देता हूँ फिर से, तेलहर कुंड जलप्रपात। चलिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कौन सा वन प्रकार बिहार में सर्वाधिक व्यापक है? ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का जो प्रकार है बिहार में सर्वाधिक व्यापक है? तो ये आपका उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, ठीक है ना, लगभग 30% के आसपास में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में अंबारी सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? अंबारी सत्याग्रह हुआ था 1939 में, ठीक है ना। और किसके नेतृत्व में? तो राहुल सांकृत्यायन के नेतृत्व में, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह के बारे में जो है कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है? तो 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान बिहार में एक नेता थे, बिल्कुल सही है, वो गुरिल्ला युद्ध कला में
माहिर थे, बिल्कुल सही है। वह बिहार के विजयपुर क्षेत्र के जमींदार थे, ठीक है ना। ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना, गलत दिया गया है, क्योंकि ये जगदीशपुर के जमींदार थे, ठीक है। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, इन्हीं का स्टेटमेंट था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 आपका करेक्ट है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और इसमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में, ठीक है। यहाँ से आपको आंसर चुन करके बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने 1922 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। बताइए सही है या गलत है। तो ये आपका गलत दिया गया है। 1922 में नहीं किया था इन्होंने, 1929 में किया था बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, ठीक है। वह अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, सही है, क्लियर। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे और एनजी रंगा इसके सचिव थे, ठीक है। किसान सभा के अनुयायी उन्हें सकिसान, यहाँ पर देखिए सकिसान प्राण क्या लिखा गया है यहाँ पर, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको बताता हूँ। हाँ अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दरअसल ये शायद कुछ टाइपिंग मतलब प्रिंटिंग में एरर हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि उनको किसान प्राण, ठीक है ना, उन्हें किसान प्राण, ये 100 हटा दीजिए, ठीक है ना, किसान प्राण कह करके संबोधित करते थे, ठीक है। तो ये भी सही दिया गया। तो सही कौन सा है ये पूछा गया, तो दूसरा और तीसरा से, ये वाला गलत है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। देखिए निम्नलिखित में से कौन से नेता बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जुलाई 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और 1934 में जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी ने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, ठीक है ना। और इसमें थे कौन कौन जुड़े हुए थे, तो आपका इसमें से थे रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्र, स्वामी सहजानंद नहीं थे। तो 1, 2, 3 आप पहले ऑप्शन में देख सकते हैं। चलिए 1928 में झरिया में आयोजित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन में आगामी वर्ष के लिए निम्न में से किन्हें अध्यक्ष चुना गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन में आगामी वर्ष के लिए किसे चुना गया था। 1928 में झरिया में आयोजित हुआ था, याद रखिएगा, और जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित किया था। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, सचिंद्र सन्याल ने किया था, याद रखिएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, किस वर्ष बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित किया गया था। मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित किया गया था, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा इसका। तो फ्रेंड्स ये किया गया था कब, तो 1580 में, ठीक है ना, 1580 में, ठीक है, याद रखिएगा 1580 में। चलिए और जो आपका मुगल बादशाह अकबर था, बिहार के सामरिक महत्व को पहचाना और 1574 में पहुंच करके पटना पर कब्जा किया और मिथिला के शासक को पराजित कर दिया। और राजमहल की लड़ाई में दाऊद खान की पराजय के बाद अकबर ने 1580 के आसपास में बिहार को अपने साम्राज्य का एक सूबा बना लिया, प्रांत बना लिया। 1580 राइट होगा। चलिए बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में रामचंद्र शाही संग्रहालय स्थित है। रामचंद्र शाही, बताइए। तो ये मुजफ्फरपुर में है, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दीजिए। तो फ्रेंड्स ये 2006 में, ठीक है ना, 2006 राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर, 2006 राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए देखिएगा कि एशिया के सबसे बड़े पशु मेले से एक सोनपुर मेला किन दो नदियों के संगम पर आयोजित होता है। तो सोनपुर मेला जो है फ्रेंड्स ये गंगा और गंडक के संगम पर होता है, गंगा और गंडक का। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा झरने नृत्य किया जाता है। बिहार का लोक कला, ठीक है ना, ये मैंने कराया हुआ है। बिहार का जो आर्ट कल्चर है उसमें आपके लोक नृत्य, लोकगीत, उसके बाद जो राग है, ठीक है ना, मेले हैं, सब कुछ मैंने एक सेशन में कराया। छोटा सा वीडियो है 12-14 मिनट का, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा इसका फ्रेंड्स, बता दीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाहा, ठीक है ना, जुलाहा। झरने नृत्य मुहर्रम के दौरान जुलाहा समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक आनुष्ठानिक नृत्य है। चलिए उसके बाद देखिए सत्याग्रह आंदोलन के दौरान बिहार के निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा गांधी जी को समर्पित किया गया था। तो गांधी जी को समर्पित किया गया था कौन सा, बताइए। लोकगीत यहाँ पर पूछा गया है, तो झूमर, ठीक है ना, झूमर किया गया था, ठीक है ना, झूमर को
गांधी जी को समर्पित किया गया था। झूमर जो है वर्तमान बिहार के मुंगेर जिला का एक लोकप्रिय लोकगीत है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर झूमर याद, नया क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रख लीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से किस लोक चित्रकला की उत्पत्ति बिहार से हुई है? तो बिहार से हुई है आपकी किसकी? टिकुली की, याद रखिएगा, ठीक है ना, टिकुली की। वारली महाराष्ट्र की है, वारली महाराष्ट्र की है, बल्कि टिकुली बिहार की एक विशिष्ट कला है जिसका समृद्ध पारंपरिक इतिहास रहा है। और स्थानीय भाषा में टिकुली शब्द का आशय चमकीली एक छोटी बिंदी होती है, जो हमारे यहाँ महिलाएं लगाती हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने अकाल की स्थिति में अनाज भंडारण हेतु पटना में गोलघर बनाने का आदेश दिया था? गोलघर है पटना में, याद रखिएगा। और ये आदेश दिया था किसने? तो वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है ना, वारेन हेस्टिंग्स ने दिया था। और गोलघर बंगाल इंजीनियर्स के कैप्टन थे जॉन गार्स्टिन, इन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया एक विशाल अन्न भंडार था। 1786 में बिहार की राजधानी पटना में बन करके तैयार हुआ था, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि लोकप्रिय लछुआर जैन मंदिर बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में है? लछुआर जैन मंदिर, तो फ्रेंड्स ये आपका कहाँ पर है? तो जमुई में है, याद रखिएगा, कहाँ पर है? जमुई में है। नागिनट्टी भी जमुई में है, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जमुई हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था? पहला आर्थिक सर्वेक्षण, तो पहला आर्थिक सर्वेक्षण सुशील कुमार मोदी ने प्रस्तुत किया था 2006-07 की, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उस समय ये वित्त मंत्री भी थे और उप मुख्यमंत्री भी थे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार में गंगा नदी में बाईं ओर की सहायक नदियों के रूप में मिलने वाली निम्नलिखित नदी में से कौन सी नदी का उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? बाईं ओर से, ठीक है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, उत्तर दिशा से 7 नदी प्रमुख नदियाँ मिलती हैं, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बलान, बागमती, कोसी, महानंदा। दक्षिण दिशा से करमनासा, सोन, पुनपुन, किऊल, ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा। तो पूछा गया है कि कौन सी नदी का उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बता दीजिए। करेक्ट आंसर आपका बूढ़ी गंडक हो जाएगा, ठीक है ना, बूढ़ी गंडक। क्लियर? बूढ़ी गंडक को छोड़कर ये सभी नदी हिमालय से निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बूढ़ी गंडक। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार सरकार द्वारा अपने पहले कृषि कैबिनेट का गठन किस वर्ष किया गया था, जिससे वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना था? कृषि कैबिनेट का गठन बताइए। तो 2011 में किया था, ठीक है ना, 2011 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना नामक पहल का भागीदार नहीं है? पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना, तो फ्रेंड्स ये आपका सिक्किम हो जाएगा, ठीक है ना, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है ना। और यह आपका जो है राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना की एक उप योजना है, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना, और 2010-11 में शुरू किया गया था। और इसमें 7 पूर्वी राज्य असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लागू किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार में मत्स्य उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा यहाँ पर आपका सही दिया गया है ये आपको बताने हैं। वर्तमान में बिहार मत्स्य उत्पादन के संदर्भ में देश के 4 शीर्ष जो राज्य हैं उनमें से एक है, सही है। और बिहार में प्रति व्यक्ति मत्स्य उपभोग 6.464 किलोग्राम प्रति वर्ष है, ये भी आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भूमि उपयोग सांख्यिकी 2020-21 के अनुसार बिहार राज्य की फसल सघनता कितनी है? तो ये जो आंकड़ा है आपका भूमि उपयोग सांख्यिकी 2020-21 के अनुसार बिहार राज्य की फसल सघनता कितनी प्रतिशत है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये सघनता जो है आपका 144% है, ठीक है ना, 144%, इसको आप ध्यान रखिएगा। कितना है? 144% है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी कब? तो 1959 में, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 1959 में, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली SRS बुलेटिन के अनुसार 2019 में बिहार में शिशु मृत्यु दर क्या थी, बताइए। तो ये आपका 29, ठीक है ना, 29 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 29 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, याद रखिएगा
और बिहार में जो IMR में जो आपकी कमी देखी गई थी वो 2015 के 42 से घट करके 2019 में 29 हो गई थी। चलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार रेशम और वस्त्र संस्थान कहाँ पर है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये भागलपुर में है, ठीक है ना। सिल्क सिटी कहा जाता है बिहार का। बिहार राज्य वित्तीय निगम की स्थापना कब किया गया था? बिहार स्पेशल का मैंने एक सेशन अलग से कराया हुआ है ना, आप जाकर के उसको देखिए। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो फ्रेंड्स 1954 में, ठीक है ना, 1954 में। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई मुहिम पहल का एक लक्ष्य है? मुहिम पहल का एक लक्ष्य है, मुहिम पहल का, बताइए। तो स्कूल ड्रॉप आउट को कम करना है। इस पहल के अंतर्गत जो स्कूल में ड्रॉप आउट का दर है उसको कम करना है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और 2013 में बिहार सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मुहिम पहल की शुरुआत किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर कीमतों पर बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा घटक सबसे अधिक योगदान देता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार फसलें और पशुधन बिहार में प्राथमिक क्षेत्र के दो प्रमुख घटक हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और जिसमें कि 2022-23 में राज्य में सकल घरेलू आपका जो मूल्य वर्धन है उसमें 9.9% और 6.6% का योगदान किया है। यानी कि आपका फसल जो है ये 9.9% का और पशुधन 6.6% का योगदान किया है। तो इस प्रकार से आंसर अगर देखा जाए तो कौन सा सही होगा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें से? एक मिनट रुक जाइए, क्या प्रश्न पूछा गया है? प्राथमिक क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन सा घटक सबसे अधिक योगदान देता है? तो फसल और पशुधन है, और 2022-23 में आपका हो जाएगा इसमें से 9.9 आपका पशुधन का होगा, फसल का 9.9, पशुधन का 6.6%, यही आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में कुल कार्यबल का कितना प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये 47.8% है, इसको एडजेक्ट आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार सरकार ने अगले 5 वर्षों में बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत कितनी गुड़ इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 405। चौथा कृषि रोड मैप जो है इसके तहत बिहार सरकार ने अगले 5 वर्षों में 405 गुड़ यूनिट, ठीक है ना, जो गुड़ इकाई है उसको स्थापित करने के लिए बिहार राज्य गुड़ उद्योग संवर्धन कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में श्रम बल भागीदारी दर कितने प्रतिशत है? तो फ्रेंड्स ये आपका है 50.9%, ठीक है ना, 50.9% है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025-26 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिहार सरकार का विद्युत उत्पादन लक्ष्य क्या है? कितना प्रतिशत का लक्ष्य है, बताइए, कितना प्रतिशत का लक्ष्य है? तो ये लक्ष्य है आपका 35% का, ठीक है ना, 35% का, मतलब हिस्सेदारी को 35% तक बढ़ाना है, ऊर्जा जो अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी है। उसके बाद देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में शिक्षा के स्तरों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, और कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही दिया गया है ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा कि बिहार में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर अब 0 हो गई है। तो लगभग जो है प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 0 दर्शाई गई है, ठीक है ना, जो कि क्या दिखाता है कि सभी छात्र अब अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर रहे हैं, ये आपका सही है। और 2022-23 में उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों में ड्रॉप आउट दर लड़कों की तुलना में कम थी, ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने बिहार और बंगाल में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया था? बिहार और बंगाल में, ठीक है, बहावी आंदोलन बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, विलायत अली और इनायत अली ने किया था, ठीक है ना, विलायत अली और इनायत अली। विलायत अली और इनायत अली पटना के सादिकपुर परिवार से थे और उन्होंने बिहार और बंगाल में आंदोलन के संगठनात्मक ढांचों को पुनर्जीवित करने के लिए अपना जो है प्रयास किया था, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा।
बहावी आंदोलन हालांकि मूल रूप से एक धार्मिक आंदोलन था। 19वीं शताब्दी के दौरान बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका रही थी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने जो है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कृषि समस्या की जांच के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किसने प्रस्तुत किया था? तो फ्रेंड्स ये ब्रजकिशोर प्रसाद ने किया था, ब्रजकिशोर प्रसाद ने किया था। और इसी अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे राजकुमार शुक्ल और चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 106 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता आज़ाद दस्ता से जुड़े थे? आज़ाद दस्ता, अच्छा, जयप्रकाश नारायण जी ने नेपाल में जो है आज़ाद दस्ता का गठन किया था। ठीक है, और इसमें से अगर हम बात करते हैं कौन कौन से जुड़े थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। तो 1, 2 और 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। इनके राम मनोहर लोहिया, सूरज नारायण सिंह और जयप्रकाश नारायण। तो 1, 2 और 4 ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 1, 2, 4 ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के जिला मजिस्ट्रेट कौन था? बताइए। जिला मजिस्ट्रेट था उस समय WG आर्चर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसका नाम। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा बिहार में वर्तमान में बात करते हैं तो विधान परिषद में कितने मनोनीत सदस्य हैं? बिहार में विधान परिषद में मनोनीत सदस्य बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो 12 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 12 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 12 राइट आंसर हो जाएगा, 12 मनोनीत सदस्य हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अच्छा, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए 75 है। ठीक है, बिहार में कितनी लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? टोटल बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। ठीक है ना, जिसमें से 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने बख्तियार खिलजी की हत्या किया था? तो बख्तियार खिलजी का हत्या कर दिया था अली मर्दान ने। ठीक है ना, याद रखिएगा अली मर्दान ने। ठीक है ना, चलिए याद रखिएगा अली मर्दान ने, अली मर्दान खिलजी ने मार डाला था इसको। और इसके शव को बिहार से रिपलाया गया और इमादपुर मोहल्ला में इसको दफनाया गया था। चलिए उसके बाद देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने दरभंगा में एक किला और एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मुल्ला तकिया के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा में एक किला और एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसके बाद देखिएगा कि शेरशाह सूरी के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन इसमें से आपका सही दिया गया है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही दिया गया है। ठीक है ना, देखिए फ्रेंड्स, उसने मालदा की लड़ाई में बंगाल के शासक को पराजित किया था, यह आपका गलत दिया गया है। ठीक है ना, यह आपका गलत दिया गया है। तो देखिए है क्या कि फरीद इसका जो है बचपन का नाम था, बाद में शेर खां और फिर शेर शाह के नाम से इसको जाने जाने लगा। ठीक है ना, और देखिए फ्रेंड्स बात करते हैं तो बंगाल पर आक्रमण किया था और सूरजगढ़ मुंगेर की लड़ाई में बंगाल के स्वतंत्र शासक महमूद शाह को पराजित किया था। तो ये आपका गलत है। उसने चौसा और बिरगलाम की लड़ाई में हुमायूं को 2 बार पराजित किया था, बिल्कुल सही है। और उसका मकबरा दिल्ली में नहीं है, उसका मकबरा जो है कहाँ पर है फ्रेंड्स बताइए? सासाराम में है। ठीक है, तो सही पूछा गया तो आप देख सकते हैं केवल दूसरा सही दिया गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी में राइट आंसर है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला मगध प्रमंडल का हिस्सा नहीं है? मगध प्रमंडल में, अच्छा टोटल प्रमंडल कितने हैं? पहले आप मुझे बताइए कि टोटल प्रमंडल कितने हैं? 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, मगध का हिस्सा इसमें से पूछा गया है कौन सा नहीं? मगध में औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा और अरवल आता है। ठीक है ना, नालंदा इसमें नहीं आएगा। ठीक है ना, नालंदा जो है ये पटना प्रमंडल में आता है। चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री थे? एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री, तो फ्रेंड्स ये अब्दुल गफूर हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा अब्दुल गफूर। चलिए चाचा गफूर के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन लोकसभा का अध्यक्ष बना? लोकसभा का अध्यक्ष बना था इसमें से कौन? तो मीरा कुमार बनी है, एक तो आपको याद होगा। ठीक है ना, और बलराम भगत। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मीरा कुमार और बलराम जाखड़। ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 3। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय से था? तो जो सरफुद्दीन याहया मनेरी थे ये फिरदौसी सिलसिले के एक सूफी संत थे, फिरदौसी सिलसिले के। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के संदर्भ में कथन पर आपको विचार करके सही आंसर का चयन करना है। देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए 11 मई को यह मनाया जाता है। ठीक है, तो एक तो ये सही हो गया, और यह रमन प्रभाव की खोज की घोषणा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह आपका सही है या गलत है बताइए। तो ये 1988 में पोखरण के सफल परमाणु परीक्षण की स्मृति में मनाया जाता है, न कि रमन प्रभाव की खोज की घोषणा के उपलक्ष्य में। तो ये गलत हो गया, तो केवल एक यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ये तो हमारा हो गया 116 का हमने कर लिया है ना। फिरदौसी सिलसिले के थे। उसके बाद देखिए हाँ 117 भी हो गया। 118 देखिए भारत में अफ्रीकी चीतों को जंगल में लाने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान को दूसरे स्थान के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड्स ये चुना गया है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, कुनो जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बाद भारत में चीतों के लिए दूसरा ये घर बनने जा रहा है। चलिए उसके बाद देख लीजिए निम्नलिखित में से किस कण को गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। तो गॉड पार्टिकल के नाम से हिग्स बोसॉन जो है उसको जाना जाता है गॉड पार्टिकल्स के नाम से। देखिएगा कि डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन के निम्नलिखित में से किस पक्षी के संरक्षण प्रयासों के लिए ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 इन्होंने जीता है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड याद रखिएगा किसने, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने जीता है। और ये पूछा गया है कि किस पक्षी के संरक्षण के प्रयास के लिए। राइट आंसर क्या होगा इसका बता दीजिए। तो ये आपका है कौन सा, तो ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये असम की एक वन्य जीव विज्ञानी हैं, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो ये आपका कहाँ पर, रॉटरडम में। और याद रखिएगा रॉटरडम कहाँ पर है, तो नीदरलैंड में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और लेखक सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित यहाँ पर कौन सा है बताइए। तो नाइफ जो है ये सलमान रुश्दी की है। ठीक है ना, नाइफ। ठीक है, मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर। ठीक है, सलमान रुश्दी की है। मिडनाइट चिल्ड्रन भी है। ठीक है, सनेटिक वर्सेस इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिए आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, यह पुस्तक सैम पित्रोदा की है। ये गलत दिया गया है। ठीक है, और जस्ट ए मर्सिनरी जो है, जस्ट ए मर्सिनरी, यह आरबीआई के पूर्व प्रमुख ये एस सुब्बाराव की है, सुब्बाराव की है। ठीक है ना, तो ये आपका सुब्बाराव का संस्मरण है। ठीक है ना, संस्मरण है ये। तो ये आपका ये भी नहीं होगा। तो पूछा गया कौन सा सही सुमेलित, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा 123 नंबर कि इसरो की युविका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। चलिए सभी ऑप्शन आप देख लीजिए, उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया, बाकी 3 ऑप्शन तो आपको दिख रहे हैं। युविका कार्यक्रम बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो फ्रेंड्स ये आपका है इसरो द्वारा जो युवा छात्र हैं उनको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोग पर बुनियादी ज्ञान प्राप्त करना है। युविका किसका है, इसरो का है। ध्यान रखिएगा युविका पूछ लेगा किसका कार्यक्रम है, तो ये इसरो का है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मैड्रिड ओपन टेनिस 2024 टूर्नामेंट का विजेता पूछा गया है। मैड्रिड ओपन बताइए। तो फ्रेंड्स ईगा स्विटेक हैं, ये ईगा स्विटेक, याद रखिएगा ईगा स्विटेक हैं। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका सही सुमेलित है जिस दिन मनाया जाता है। तो विश्व थैलेसीमिया दिवस सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पूछा गया है कि थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 8 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस तो ये 16 मई को। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सारे सुमेलित हैं। ठीक है ना, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा इसका, इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्तित्व को हॉलीवुड की ग्लोबल क्या लिखा गया है, डिस्पर्टस 2024 की सूची में शामिल किया गया है बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका दीपिका पादुकोण को। चलिए उसके बाद देखिए मिलान करना है यहाँ पर, और क्या पूछा गया है, ये आपका एक तरफ सैन्य अभ्यास है और दूसरी तरफ देश का नाम दिया गया होगा।
ठीक है ना। देखिए देश का नाम दिया गया है, ये आपको बताना है इसमें से मिलान करके, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, मिलान अलग अलग दे दिया गया, थोड़ा सा समस्या होगा। तो रेड फ्लैग किसका है, रेड फ्लैग किसके बीच का संयुक्त अभ्यास है बताइए। तो रेड फ्लैग जो है ना, ये आपका अमेरिका में अलास्का में बहुराष्ट्रीय सेनाभ्यास हुआ था अभी, ठीक है ना, अमेरिका अलास्का में। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका दे रखा है, और शक्ति जो है, शक्ति ये भारत और फ्रांस के बीच का है। इनियोचस, इनियोचस क्या है, तो इनियोचस ग्रीस का है, मतलब ग्रीस में हुआ है, ठीक है ना। पूछा गया है कि स्थान पूछा गया है कि कहाँ पर हुआ है ये, नहीं ना, ठीक है ना। तो ये ग्रीस में हुआ है। और आपका एक है आपका कौन सा, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रहा है, डेजर्ट फ्लैग। तो डेजर्ट फ्लैग जो हुआ है ये यूएई में हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा आप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। हाँ, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सभी ग्लेशियर पिघल गए, किस देश में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वेनेजुएला में, ठीक है ना, वेनेजुएला राइट आंसर हो जाएगा। सभी ग्लेशियर पिघलने वाला पहला एंडियन देश है, एंडियन। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, फिर से मिलान करना है। सीतवे बंदरगाह कहाँ पर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीतवे बंदरगाह पूछा गया था, सीतवे म्यांमार में है, ठीक है। चाबहार ईरान हो जाएगा। चट्टोग्राम नया है, हो सकता है। चट्टोग्राम और मोंगला बांग्लादेश में, चट्टोग्राम और मोंगला यहाँ में लिख दूँ, मोंगला ये बांग्लादेश में है, ठीक है ना। और दुक्कम बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये ओमान में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि 1928 में बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार किसके नेतृत्व में किया गया था बताइए। तो फ्रेंड्स ये किया गया था किसके नेतृत्व में, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा के, याद रखिएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था और इसका बहिष्कार करने का उसमें निर्णय लिया गया था, ठीक है। तो याद रखिए। और बिहार का जो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कराया हुआ है, बिहार का आधुनिक इतिहास, एक ही सेशन में, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही बिहार में पूछा गया, तो ये श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है ना। दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, गया में हुआ था, CR दास थे, चित्तरंजन दास थे, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि पटना में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था कब, तो पटना में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था बताइए कब, तो 16 अप्रैल 1930 को, ठीक है ना। 16 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत सारण और चंपारण जिले में 15 अप्रैल को हुआ था और पटना में 16 अप्रैल को हुआ। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नुहानियों के पतन और बिहार की राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, तो फ्रेंड्स ये पुस्तक है तुजुके बाबरी, ठीक है ना, तुजुके बाबरी, याद रखिएगा तुजुके बाबरी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इल्तुतमिश ने किससे अपना गवर्नर नियुक्त किया था बिहार में, इल्तुतमिश ने किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। ये आपका किया था किसको, मलिक जानी को, मलिक अलाउद्दीन जानी, पूरा याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। कभी कभी मलिक जानी भी आपको दे दिया जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 136 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा तो उसे बिहार के किस गवर्नर ने 63 हाथियों का उपहार दिया था बताइए। तो फ्रेंड्स ये था तातार खान, ठीक है, याद रखिएगा किसने दिया था, तातार खान ने दिया था, ठीक है, तातार खान ने, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो भूमिज विद्रोह जो इसका नेतृत्व किया था गंगा नारायण ने, ठीक है ना, गंगा नारायण ने किया था इस विद्रोह का नेतृत्व, क्लियर, भूमिज विद्रोह, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया था बताइए, राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका मिर्ज़ा सैफ़ी, ठीक है ना, मिर्ज़ा सैफ़ी ने खान ए आलम का स्थान लिया था। और पीटर मुंडी जो 1632 में पटना आया था उसके अनुसार मिर्ज़ा सैफ़ी बिहार का सर्वश्रेष्ठ मुगल गवर्नर था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल के रूप में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का क्रम कौन सा है, अभी बिहार के राज्यपाल हैं, ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इनका क्रम पूछा गया है। तो इनका क्रम जो है आपका कौन सा है, तो ये 41वां, ठीक है ना, 41, इसको याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित सीटों का अनुपात कितना है, तो अनुपात जो है ये कितना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा 1/3, ठीक है ना, 1/3 आरक्षण है।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने मद सूचीबद्ध हैं। 11वीं अनुसूची जो है यह आप याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची तो 29 मद हैं, 29 विषय हैं, ठीक है ना, पंचायती राज से संबंधित है ये, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए 29 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो ये आयु जो है आपका 62 वर्ष की आयु है, ठीक है ना, 62 वर्ष की आयु या 6 वर्ष की अवधि, जो भी पहले पूरा हो जाए। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हालांकि ये अपनी किसी भी समय राज्यपाल को अपनी इस्तीफा संबोधित करके त्याग दे सकते हैं। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या तो अभी मैंने आपको बताया था कितना है, 75 है, ठीक है ना, विधानसभा में 243 है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि जिला परिषद का अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेंगे कि पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु जो है ये 21 वर्ष है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया था। मैंने इससे पहले ही वीडियो कराया था पंचायती राज सा, ठीक है ना, और बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, प्रश्न बनता है भाई, देख लीजिएगा, सारा कुछ मैंने आपको कवर करा रखा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर द्विस्तरीय पंचायती, त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता और द्विस्तरीय अशोक मेहता समिति, याद रखिएगा, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया था। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार में पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है। तो पंचायत समितियों की कुल संख्या जो है ये 533, याद रखिएगा, ठीक है ना, पंचायत समिति 533 है, जिला परिषद 38 है और ग्राम पंचायत 8058 है। चलिए उसके बाद पटना उच्च न्यायालय में अस्थाई न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, बताइए। अस्थाई वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और 14 अतिरिक्त न्यायाधीश सहित कुल 29 अस्थाई न्यायाधीश हैं, 29। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बिहार में पंचायतों के कोष का लेखांकन करती है। तो ये आपका उप महालेखाकार, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यही जो है आपकी स्थानीय लेखा परीक्षक बिहार की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में निदेशालय है और स्थानीय कोष लेखा परीक्षा का गठन किया है, चलिए, बिहार सरकार ने। देखिए आखिरी क्वेश्चन है, अपना स्कोर बताइएगा कि बिहार के पंचायत प्रशासन द्वारा निम्नलिखित में से किन विषयों का निपटान किया जाता है। तो जब आप 29 कार्य देखेंगे ना तो उसमें ये सारे विषय आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना। पेयजल, मत्स्य पालन, परिवार कल्याण, सार्वजनिक वितरण, ठीक है ना, सामाजिक वानिकी, फॉर्म वानिकी, खादी, ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल तो यहाँ पर दिया ही गया है, ठीक है ना, कृषि है, भूमि विकास है, भूमि सुधार है, भूमि संरक्षण है, चकबंदी है, लघु सिंचाई है, जल प्रबंधन है, पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन, ये सब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सभी लोग फ्रेंड्स अपना ईमानदारी पूर्वक स्कोर बता दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।